हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं और मेरी तरफ से सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज आज हम शुरू करने वाले 12th स्टैंडर्ड का नया चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है ना। ये हमारे 12th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है, बट इसको मैं सेकंड फॉर्म में सेकंड फेज में पढ़ा रहा था अपने। पहले हमने लिक्विड सॉल्यूशंस को कवर अप किया है और आज हमारा नया चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में पहले बता दूं कि भाई इस चैप्टर में हमको कैसे पढ़ना है, हमारा फ्लो कैसे रहेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। देखिए, इस चैप्टर में आपको पहली बात काफी कुछ इमेजिनेशन लगेगा, बट नो डाउट अगर वो इमेजिनेशन आपको कुछ हद तक हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आपको कुछ चीजें डेटा के फॉर्म में याद भी रखना है। सो बेसिकली इस चैप्टर में काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको टिप्स में हो जानी चाहिए, टिप्स में। सो बेसिकली इट नीड्स रिविजन। आपको इस चैप्टर में लगेगा रिविजन सो दैट वो डेटा आपकी टिप्स में हो जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए, कि आपको बार बार सोचना नहीं पड़े अच्छा ये डायग्राम क्या था। बिकॉज एग्जाम टाइम पहली बात ऐसे दिमाग नहीं चलता हमारा यार। एग्जाम टाइम सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है, हम कितना कुछ पढ़ के गए होते हैं वो एग्जाम से हमसे गलती हो जाती है। सो वहां पे आप उम्मीद मत करना कि वहां पे आपका दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा। तो बेसिकली आपको जो थोड़ा बहुत इमेजिनेशन से जो डेटा है वो डेटा भी आपको याद रखना है, टिप्स में रखना है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा आपको। ठीक है ना। सो काफी सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं हो सकता है आपको याद रखने बोलूंगा, बट नो डाउट आपको उनको समझ के समझना है, समझ के याद करना है। तो रट्टा नहीं मारना है, समझ के याद करोगे तो बेटा चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है ना। चलिए, सो आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। टुडे इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ सॉलिड स्टेट और ये चैप्टर काफी आसान है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। तो बेसिकली आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। इंफॉर्मेशन को समझ के याद कर लिया, काम खत्म। ठीक है ना। सो लेट्स बिफोर वी स्टार्ट सेशन, पहले हम चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में बात करें कि इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। बेटा ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं सबसे ज्यादा फोकस इसी पर करता हूँ। क्यों सर, ऐसा क्या है यार? आपको पहले एक पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहे कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या कवर करना है, हमने कितना कवर कर लिया। इस चीज का अगर आपको एनालिसिस है तब आप जाके बोलते हैं हाँ मेरे को चैप्टर पूरा फील हो गया सर। अदरवाइज आप उठ पटांग पढ़ रहे हो, आज मन के ये पढ़ लिया, आज मन के वो पढ़ लिया, एंड चीजें को लिंक नहीं कर पा रहे हो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होता ना कि आज जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ यार वो 10th लेक्चर में काम नहीं आएगा, काम तो आएगा। तो अगर आपको चीजों को लिंक करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू हो, क्या है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, थोड़ा सा किसमें कितना घुसना है, किसमें उसका ऊपर ऊपर से पढ़ना है, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है। इस चीज का आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। सो बेसिकली हम आज स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड से। भाई चैप्टर का नाम ही सॉलिड है। ठीक है ना। तो सॉलिड दो टाइप के होते हैं, हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड। अब बेस्ट पार्ट क्या है कि ये चैप्टर पूरे का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड से डील करता है। तो एमॉर्फस सॉलिड दोनों फर्क क्या है मैं आपको बताऊंगा भाई, सेशन शुरुआत वहीं से होगा हमारा। बट बेसिकली आपको पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही पढ़ना है। तो चलो अच्छी बात है एमॉर्फस सॉलिड का। तो बस हमको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि दोनों में फर्क क्या है, और एमॉर्फस सॉलिड्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी चार टाइप के होते हैं भाई, इनको भी सब कैटेगराइज के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी। आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगेन हमारे लिए बेस्ट पार्ट कि हमको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है आयोनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड, और उसमें भी 80% चैप्टर तो आपका मेटालिक सॉलिड है। और जैसे आपने मेटालिक सॉलिड किया, बस मैं आपको ऑलमोस्ट पूरा मेटालिक सॉलिड का डेटा यूज करके, आपकी अंडरस्टैंडिंग को यूज करके मैं आयोनिक सॉलिड भी खत्म कर दूंगा। सब कुछ सेम है बेटा, मेटालिक सॉलिड आयनिक सॉलिड सेम। बस मेटालिक सॉलिड आयनिक सॉलिड में क्या फर्क है बेटा? आयनिक सॉलिड में आपके पास कैटायन एनायन होते हैं, कैटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं। मेटालिक सॉलिड में सिर्फ एक मेटल आयन होता है आपके पास। ठीक है ना। बताऊंगा मेटालिक सॉलिड कैटायनिक। अब ये चारों को फर्क बता के फिर अल्टीमेटली बेस्ट पार्ट क्या है कि हमको सिर्फ मेटालिक सॉलिड में फोकस करना है। आयनिक सॉलिड को लिंक करते हुए, चीजों को समझते हुए, बस उसी का एप्लीकेशन यहाँ यूज करना है। कैन आई से दैट कि आयनिक सॉलिड में सिर्फ मेटालिक सॉलिड का एप्लीकेशन है, बस उसी को यूज करना है बस। कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड का स्ट्रक्चर अरेंजमेंट हो चुका है अपना, ऑलरेडी कर लिया। कोवेलेंट सॉलिड आपने पढ़ लिया है केमिकल बॉन्डिंग में, खत्म हो चुका है वहां पे आपका। मॉलिक्यूलर सॉलिड आपने पढ़ लिया है केमिकल बॉन्डिंग में, बताऊंगा क्या है, बट आपने पढ़ लिया है। ठीक है ना। अब इस चैप्टर में काफी सारे टर्म्स हैं जो यूज किए जाएंगे, जो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज जो किसी भी अरेंजमेंट के लिए या सॉलिड के लिए पूछ सकता हूँ। ये कुछ जनरल टर्म्स हैं, स्पेस लैटिस, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड्स, परसेंटेज वॉइड्स। ये सभी टर्म्स में हो सकता है आपसे पूछ लूं। तो ये सभी टर्म्स होती क्या है आपको पहले पता होना चाहिए। तो पहले हम जनरल टर्म्स को समझेंगे क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे और उनको यूज करना सीखेंगे। फिर हम पढ़ते हैं क्रिस्टल्स में पैकिंग के बारे में। ये समझ में नहीं आया सर ये क्या चीज है। चलो यहाँ तक सबको क्लियर आई थिंक। अब क्या पढ़ेंगे इसके, देखो ये दैट इज आपको लग रहा होगा भाई सर क्या कर रहे हो, सेशन में हमारा टाइम वेस्ट करो, बट बेसिकली अगर आप इन चीजों को लिंक कर पाओगे बेटा तो बहुत मजा आएगा।
अब क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स, आपके जो भी आयनिक सॉलिड होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे सामने छोटा सा प्लास्टिक है, ठीक है ना, लेट्स से इट इज एन आयनिक सॉलिड, कोई सॉलिड है लेट्स से। अब ये सॉलिड में जो एटम्स है, भाई ये सॉलिड के अंदर एटम्स है, अब इन सॉलिड में जो एटम्स का अरेंजमेंट दैट इज ऑन 3D। 3D मींस भाई सॉलिड है, 3D फिक्स, एक 3D पिक्चर है, 3D इमेज है, इट्स अ 3D थिंग। तो इसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट इट इज ऑलवेज 3D। एटम्स आपके प्लेनर भी होते हैं और इस प्लेन के ऊपर भी होते हैं, तब तो जाके चीज 3D बनती है। वी आर डीलिंग विद सॉलिड, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। तो बेसिकली हम 1D क्लोज पैकिंग और 2D क्लोज पैकिंग क्या है, ये सिर्फ समझने के लिए है, समझने के लिए। बट ओवरऑल हमको पढ़ना है 3D क्लोज पैकिंग। बट हाँ, ये दोनों से भी क्वेश्चंस बनते हैं। सॉलिड्स में एक्चुअली पैकिंग कौन सी होगी, 3D क्लोज पैकिंग बेटा। सॉलिड्स आर नॉट अ प्लेनर स्पीशीज, एक 2 डायमेंशनल पिक्चर नहीं होता, बेसिकली इट इज अ 3 डायमेंशनल फोटो, वो 3 डायमेंशनल चीज होती है। तो हमको समझना 3D क्लोज पैकिंग है, बट उसको समझने के लिए वी नीड 1D एंड 2D क्लोज पैकिंग। भाई 1D मींस क्या बोलना चाह रहे हो, 2D मींस क्या बोलना चाह रहे हो, क्योंकि सामने वाला जेई ने कई बार क्वेश्चंस को एटम्स को 2D में अरेंज करके आपसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज पूछ ली कि भाई इस अरेंजमेंट का एफिशिएंसी कितना है, इस अरेंजमेंट का परसेंटेज व्हाइट स्पेस कितना है। बस उसने जनरल अरेंजमेंट का उसने कुछ मेंशन नहीं किया ना भाई, अल्टीमेटली उसने सॉलिड स्टेट का यूज किया, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे वॉइड्स के बारे में। व्हाट इज वॉइड्स, जब इन एटम्स का अरेंजमेंट होता है 3D में या प्लेनर में, 2D अरेंजमेंट होता है, तब यहाँ पे कुछ स्पेसेस खाली बच जाती है, इसको बोलते हैं इंटरस्टेशियल वॉइड्स। तो कितने टाइप के वॉइड्स होते हैं फिर कवर करेंगे, 2 टाइप के वॉइड्स होते हैं, प्लेनर नॉन प्लेनर वॉइड्स। प्लेनर वॉइड्स का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, बताऊंगा, सब कुछ पढ़ेंगे बहुत इन डेप्थ, ठीक है ना। फिर ये जो 3D क्लोज पैकिंग जो मैंने आपको बताई थी, 3D क्लोज पैकिंग 2 तरीके से की जा सकती है, कि जब 3D में एटम्स का जो अरेंजमेंट है 2 तरीके से होता है, एक को बोलते हैं AB AB टाइप ऑफ पैकिंग और एक होता है ABC ABC टाइप ऑफ पैकिंग। 3D में एटम्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा बेटा, दो दो तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, एक तो AB AB पैकिंग और एक ABC ABC पैकिंग बताऊंगा आपको, जो हम 3D पैकिंग यहाँ पढ़ रहे थे। फिर पढ़ेंगे रेडियस रेशियो एंड स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो बेसिकली फिर इसके अभी पूरा पार्ट मेटालिक सॉलिड से पढ़ेंगे। फिर ये पूरा पार्ट खत्म होते ही हम फिर इसको आयनिक सॉलिड से कंपेयर करेंगे, एक टर्म का यूज करते हैं जिसका नाम रेडियस रेशियो, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए। रेडियस रेशियो बताऊंगा क्या होता है। लास्ट टॉपिक रहेगा डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, बस खत्म। डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाँ लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो दिस इज ओवरऑल व्यू ऑफ दिस चैप्टर, कि भाई हम पढ़ेंगे सर पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स में भी हमको पता है, हमको इस चैप्टर में सिर्फ मेटालिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड से पढ़ना है। ओवरऑल 90 क्या 80% चैप्टर तो मेटालिक सॉलिड पे ही है। तो हम पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे कि कौन कौन से टर्म्स इन सॉलिड को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में आपको जो पढ़ा है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड को समझाने के लिए आपको उसकी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, वैसे सॉलिड को डिफाइन करने की बेसिक ये सब टर्म्स हैं जो हमको पता होना चाहिए कि भाई ये सॉलिड अच्छा है। अब इन दोनों सॉलिड में फर्क बताना है मेरे को, भाई ये दोनों सॉलिड में क्या फर्क है, तो कैसे बताऊंगा यार, इसका अरेंजमेंट ऐसा है, इसका यूनिट सेल ये है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ऐसी है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ऐसी है, इसमें सॉलिड्स में एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, इसमें कम पैक्ड हैं, ये अच्छा सॉलिड है। तो बेसिकली आप सॉलिड को कैसे डिफाइन करते हो, जो टर्म्स मैं आपके सामने अभी लिखा हूं इन सभी टर्म्स की मदद से करते हैं। फिर इन सॉलिड्स में एटम्स का अरेंजमेंट, कि एटम्स कैसे कैसे अरेंज हो सकती हैं, और जब ये एटम्स अरेंज होती हैं तो उसके कारण एक लैटिस क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं, और उस लैटिस के बेसिस में हम उसका यूनिट सेल निकालते हैं। अब ये सब चीजें समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। फिर वॉइड्स के बारे में, कि जब ये एटम्स अरेंज करते हैं तो जो खाली स्पेस बच जाती है उसको बोलते हैं वॉइड्स, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर लास्ट इज आयनिक कंपाउंड्स, जिसको हम रेडियस रेशियो से कंपेयर करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। चैप्टर कंप्लीट। क्या चैप्टर का एक ओवरव्यू क्रिएट हो रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बट बाद में आप उसको लिंक कर पाओगे, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। नाउ सॉलिड्स का हमने क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज है उस सॉलिड में, उसको बोलते हैं। सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज अमॉर्फस सॉलिड एंड अदर इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। वन इज अमॉर्फस सॉलिड एंड अदर इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। सर ये आपने क्यों लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्यों लिखा आपने सर, एटम्स क्यों नहीं लिखा। अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भाई, भाई सॉलिड होता है, उस सॉलिड में या तो हो सकता है कि आप जो अरेंजमेंट कर रहे हो या तो कैटायन एनायन कर रहे हो, भाई NaCl सॉलिड। अब NaCl सॉलिड में, सॉलिड के अंदर NaCl के मॉलिक्यूल्स तो नहीं होंगे ना, वहाँ पे क्या होंगे, Na+ के कैटायन और Cl- के अनायन होंगे। तो मैं पार्टिकल्स एक जनरल टर्म हो गया। अगर आपने आइस का क्रिस्टल ले आया, तो आइस के क्रिस्टल में क्या होगा बेटा, ये भी तो सॉलिड है, बट वहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं जो अरेंज कर रहे हैं अपने आप को स्पेस में, उस 3D अरेंजमेंट में, उस सॉलिड में। तो particles can be anything. It can be cation, it can be anion, it can be molecule, or
इट कैन बी अ पर्टिकुलर एटम ऑल्सो। भाई कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं बेटा, उसमें एटम्स का अरेंजमेंट होता है। जैसे डायमंड, डायमंड एक सॉलिड है आपका, जिसमें आपके कार्बन के एटम्स अरेंज हो रखे हैं आपके स्पेस में 3D में। तो पार्टिकल्स कैन बी एटम ऑल्सो, इट कैन बी कैटायन, इट कैन बी अनायन, इट कैन बी मॉलिक्यूल, इट कैन बी एनीथिंग। सो मैं तो जनरलाइज कर रहा हूं, ठीक है ना। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, वन इज अमॉर्फस एंड अनदर इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? एमॉर्फस बेटा, एमॉर्फस, मॉर्फ मींस होता है, एक वर्ड यूज होता है जैसे मॉर्फ। इस मॉर्फ का मीनिंग होता है रूप, शेप, रूप। तो एमॉर्फस मींस क्या हो गया, ए लगाती क्या हो गया बेटा, जिसका कोई रूप ना हो, दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। जिसका एक पर्टिकुलर रूप ना हो, एक शेप ना हो, ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स। जैसे कि कोल, कोल आपका एक एमॉर्फस सॉलिड है, बिकॉज आपने पढ़ा बेटा कार्बन के दो टाइप्स के एलोट्रोप्स होते हैं, वन इज क्रिस्टलाइन अनदर इज एमॉर्फस। तो उसमें एमॉर्फस सॉलिड्स में आपको दिखा हुआ कोल, बिकॉज कोल का आपका होता है, जब आप कोल को तोड़ते हैं, अगर आप उसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको उसके बहुत सारे टाइप के शेप्स मिल सकते हैं। इट हैज नॉट अ पर्टिकुलर डेफिनेट शेप, दिस टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर नोन एज एमॉर्फस सॉलिड्स। सो एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होंगे बेटा, द सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। ऐसे सॉलिड्स जिनमें पार्टिकल्स का, अब कुछ भी हो सकता है पार्टिकल्स ना, अगर आपने आयनिक सॉलिड लिया तो कैटायन आयन होंगे, अगर आपने कोवेलेंट सॉलिड लिया तो एटम होंगे, अगर आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड लिया तो वहां पे मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर आपने मेटालिक सॉलिड लिया तो वहां पे कर्नल्स होंगे, जिनको बोलते हैं मेटल कैटायन। बताओ कर्नल क्या होता है, ठीक है ना। तो ऐसे सॉलिड जहां पार्टिकल्स रेगुलर मैनर पे अरेंज ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, जहां पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा और ऐसे बोल सकते हैं कि भाई हो सकता है कि आपको एमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट डिस्टेंस में आपको लगे भाई ये तो अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न में हो रहा है, बट आगे जाके जब दूर तक जाओगे तो अरेंजमेंट आपको ना दिखे, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड्स। भाई जहाँ पे कुछ शॉर्ट डिस्टेंस तक एक पर्टिकुलर शेप आ रहा है, बट हो सकता है उसके आगे उसका शेप टेढ़ा मेढ़ा होने लग जाए। सो बेसिकली द सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, जहाँ शॉर्ट डिस्टेंस ही तक बस एटम्स का अरेंजमेंट प्रॉपर है, ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मैं उसे डायग्राम में थोड़ी हड़बड़ी मच गई, ठीक है ना। सो बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है और ये एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। बहुत बड़ी मिस्टेक होगी बट चलता है, ठीक है ना। सो यस, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। दिस इज बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये आपका किसका एग्जांपल है, एमॉर्फस सॉलिड का, ध्यान रखना, ठीक है ना। दिख रहा है एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स रैंडमली पड़े हुए हैं, क्रिस्टलाइन में पार्टिकल्स एकदम एक सीक्वेंस पर नहीं। देखो आपको इस लाइन के अलोंग जा रहे हो तो एटम्स का अरेंजमेंट प्रॉपर है, इसके अलोंग जा रहे हो तो एटम्स का अरेंजमेंट प्रॉपर है। सो एटम्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर अरेंजमेंट मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब इसके कारण क्या फर्क पड़ता है, इसके कारण फर्क क्या पड़ता है कि जो आपके एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, जहां अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता एटम्स का, they do not have definite heat of fusion and melts over a range of temperature। अब इन सॉलिड्स को अगर आप मेल्ट करना चाहोगे ना बेटा, तो आपको इन सॉलिड्स को मेल्ट करने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर हीट ऑफ फ्यूजन नहीं रहेगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कंप्लीटली मेल्ट कर जाए, ऐसा नहीं होगा। सो दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इनका हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं, इनको मेल्ट करने के लिए जितनी हीट लगती है वो फिक्स्ड नहीं है। ये हो सकता है कि आपके उसके अलग अलग पीसेस में आपको अलग अलग डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन अलग अलग है, और इनका मेल्टिंग टेम्परेचर भी रेंज में रहेगा कि भाई धीरे 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 एक मेल्ट करेगा, एक टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर नहीं हो पाएगा। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विल हैव अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन एंड दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरा का पूरा मेल्ट कर जाएंगे, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है ना। अब इसको जो एमॉर्फस सॉलिड्स है, दे आर नॉट ट्रू सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड मीन्स बेसिकली वो सॉलिड नहीं है, दैट इज व्हाट मीन बाय ट्रू। ट्रू मीन्स हाँ सर एक्चुअल, तो दे आर नॉट ट्रू सॉलिड, उनको हम बोलते हैं सूडो सॉलिड। सूडो मीन्स होता है ना सूडो फोर्स, जो दिख नहीं रहा है फोर्स, एक्चुअल फोर्स नहीं है, वो दिखता नहीं है आपको। सो दे आर कॉल्ड एट सूडो सॉलिड्स एंड आल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बोला जाता है ट्रू सॉलिड्स। अब सर क्यों हम एमॉर्फस सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स नहीं बोलते, क्यों उनको हम सूडो सॉलिड्स बोलते हैं, क्यों हम इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं? देखो एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है यार, कि आप जब बसेस में ट्रैवल करते हैं, जो अपनी लोकल सिटी बसेस होती है, उसमें ऑब्जर्व करना आप कि उसका जो विंडो होता है ना, आप कुछ टाइम बाद उसको स्लाइड नहीं कर पाते होंगे, देखना वो अटकने लगता होगा, लेकिन जान लगाया जा रहे लोग लगे रहते हैं तो भी आप उसको स्लाइड नहीं कर पाते होंगे। तो ऐसा क्या है जो उसके कारण हो गया प्रॉब्लम? अब क्या होता है,
बेसिकली वहां पे जो सॉलिड्स होते हैं ना बेटा, जो कि विंडो, जो कि ग्लास इज अ एमॉर्फस सॉलिड। वो ग्लास क्या होता है बेटा, दे आर बेसिकली सुपर कूल्ड लिक्विड। वो लिक्विड को तुम बहुत ठंडा कर दो। अब लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है फ्लो करना, ग्रेविटी के कारण नीचे आना। तो बेसिकली आप ऑब्जर्व करना, वो जो ग्लासेस होती है ना, जो बसेस की ग्लासेस होती है, वो नीचे से थिकर होने लगती है, मोटी होने लगती है। क्यों हो रही है मोटी? बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ओन मास, वो नीचे आ रही है। वो नीचे आने के कारण क्या हो रहा है, जो विंडो का जो ग्लास है वो नीचे से देखो थोड़ा चौड़ा होते जाएगा, और उस चौड़ा होने के कारण क्या होता है, स्लाइड करना बंद कर देता है। सो दिस सॉलिड्स आर बेसिकली सुपर कूल्ड लिक्विड्स। वो लिक्विड ही है एक तरह से, बट उसको तुमने बहुत ठंडा कर दिया। एक्चुअली वो कभी सॉलिड तो थे ही नहीं। आपने जब उनको बनाया तो बनाते समय आपने लिक्विड को सुपर कूल्ड कर दिया और वो सॉलिड बन गए। भाई ऑब्वियसली तुम किसी, मेरे को भी ठंडा कर दो भाई, मैं तो बर्फ बन जाऊंगा, एकदम टाइट, हिल नहीं पाऊंगा मैं भी। सो आई हैव आल्सो बिकम अ सुपर कूल्ड लिक्विड। मेरे को भी तुम फ्रीज कर सकते हो। तो बेसिकली आपने फ्रीज कर देते हो, सो दे आर नॉट एक्चुअल सॉलिड्स। और इसी फ्रीजिंग के कारण उन एटम्स को एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं मिल पाता, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड इट्स अमॉर्फस सॉलिड्स। एग्जांपल्स क्या है? ग्लास, प्लास्टिक, रबर, दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। व्हेयरएज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होती हैं? ट्रू सॉलिड्स होते हैं, दो सॉलिड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एग्जांपल आपके सामने बेटा, डायमंड, NaCl और भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ग्रेफाइट। ठीक है ना? अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो पूछी जाती है, ध्यान रखना आप लोग। amorphous solids are isotropic in nature, whereas crystalline solids are anisotropic in nature. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। Now what do you mean by iso? Iso stands for same. तो जो isotropic means, जो amorphous solids होते हैं, they have same physical properties like refractive index, electrical conductivity in different directions. भाई ऐसा सोचो क्यों हो रहा होगा? भाई एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है। रेगुलर नहीं होने के कारण तुम किसी भी डायरेक्शन में जाओगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट सब जगह अरेंजमेंट एक ही जैसा दिखेगा। आपको किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, आपको एटम्स इरेगुलर अरेंज्ड है, तो ओवरऑल आप बोलोगे अरेंजमेंट सर एक ही जैसा है। तो क्या होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर एनिसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक मींस they have different physical properties like refractive index, electrical conductivity in different directions. अब ये थोड़ा पार्ट कंफ्यूजन होता है, सर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में तो अरेंजमेंट रेगुलर है, बट फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में व्हाई दे आर एनिसोट्रोपिक, व्हाई दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस? मेरी बात समझिए क्वेश्चन। भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में तो एटम्स का अरेंजमेंट बहुत सीक्वेंस में है, प्रॉपर है, बट उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि सर दे आर एनिसोट्रोपिक। चलो समझने की कोशिश करते हैं। भाई ये एग्जांपल देखो, नीचे जो डायग्राम बनाया है, इसमें जो मैंने पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या क्या रेगुलर किया है? क्या एटम्स में इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है? अब आप ये बताओ, अगर इसी अरेंजमेंट में लेट्स से एटम्स है, कार्बन के एटम्स है, ठीक है ना, डायमंड है। अब मान लीजिए सर मैं इसके अलोंग जा रहा हूँ, ये प्लेन 1 के अलोंग जा रहा हूँ, यहाँ भी मेरे को सर यही एटम्स मिल रहे हैं, बढ़िया मस्त। सर इस एटम्स के अलोंग जा रहा हूँ, यहाँ भी सर मेरे को एटम्स सेम मिल रहे हैं, तो फिर प्रॉपर्टीज अलग कैसे हुई सर? ऐसे भी जा रहा हूँ सर, प्लेन 3 लेट्स से ये प्लेन 3 ले लिया, यहाँ भी जा रहा हूँ तो भी एटम सेम है, तो सर फिर यहाँ पे फर्क कहाँ पड़ गया? सिंस दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो बेटा एटम्स प्रॉपर अरेंज्ड है। प्रॉपर अरेंजमेंट होने के कारण क्या हो रहा है भाई, लेट्स से ये डिस्टेंस अगर d1 है, अब देखो एटम्स का डिफरेंस, सिंस अगर लेट्स ये डिस्टेंस d1 है, तो क्या बोल सकता हूँ कि सर ये डिस्टेंस कुछ d2 होगी, एंड d1 इज नॉट इक्वल टू d2? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या एटम्स का अरेंजमेंट मेरे को अलग अलग एक्सिस के अलोंग, अलग अलग प्लेन के अलोंग अलग मिल रहा है? सिंस द डिस्टेंस इज नॉट सेम, सिंस distance between the particles is not same in different angles, in different planes, therefore they show different properties. चलो ये तो मेटालिक सॉलिड हो गया सर, लेट्स से इट इज अ मेटालिक सॉलिड जहां आपके पास एक ही टाइप का एटम था। अब मान लेते इसी चीज को समझते हैं, लेट्स से भाई समझने की कोशिश कर, लेट्स से आयनिक सॉलिड है, लेट्स से ये आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड में क्या होगा, एक कैटायन एक एनायन होगा। अब ये बताओ भाई, आपने इस प्लेन के लॉन्ग गए तो आपको कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन, ये प्लेन 1, ठीक है सर, बढ़िया मजा आ गया, कैटायन एनायन। आप इस प्लेन के लॉन्ग गए, आपको सिर्फ अनायन 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 मिल रहा है। आप इस प्लेन के लॉन्ग गए,
आपको सिर्फ कैटायन कैटायन मिल रहा है। भाई आपको अलग अलग प्लेन में अलग अलग स्पीशीज मिल रही है, तो अलग अलग टाइप का अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स मिल रहा है, तो क्या प्रॉपर्टीज अलग अलग नहीं हो जाएंगी? एक तरफ आपको मेटल कैटायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन मिल रहे हैं, वहां पे उस एक्सिस के अलोंग एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अलग, रिपल्शन फोर्स अलग। एक के अलोंग C1 आयन है, इसके अलोंग आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज मिल रही है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या वेरी नहीं करेंगी? तो कैन आई से दैट सिंस, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिंस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स is different along different direction, is different along different directions, therefore attraction repulsion forces are different and hence their physical properties। तो इसी कारण से हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एमॉर्फस, सॉरी एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। जबकि हो सकता है एमॉर्फस सॉलिड्स में आपको एटम्स का अरेंजमेंट इरेगुलर होने के कारण आप किसी भी एक्सिस के लॉन्ग जाओ तो आपको अरेंजमेंट एक ही जैसा मिले ओवरऑल, एंड देयरफॉर दे आर शो आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक मींस amorphous solids have same physical properties whereas crystalline solids have different physical properties along different directions। ठीक है ना? अब ये चीज का आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपने पढ़ा हुआ है, आई थिंक थोड़ा बहुत आपने लेंसेज को डील किया है, तो बेसिकली लेंस को देखना बेटा, लेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप लेंस को उल्टा कर दो तो लेंस की प्रॉपर्टीज अलग, लेंस का बिहेवियर अलग हो जाता है। तो वहाँ पे लेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेंस इज ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है ना? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो बेसिकली मैं आपको बता दी कि हमारे चैप्टर में हमको पढ़ना सिर्फ किसको है, वी हैव टू डील विद ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, हमको एमॉर्फस सॉलिड्स नहीं पढ़ना, हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड से पढ़ना है। क्यों सर? यार अल्टीमेटली मैं आगे जाके ना आपको बोलूंगा कि भाई एटम्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर, उसमें से छोटा सा पार्ट आप बाहर निकालो। वो तभी निकाल पाओगे आप जब आपको पता हो कि भाई पूरा ओवरऑल अरेंजमेंट आपका एक यूनिफॉर्म है, तो आपने छोटा सा पार्ट को बाहर निकाल लिया कि भाई ये पार्ट ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, और तभी मैं उस पार्ट को स्टडी करूंगा। जो छोटा सा पार्ट मैं बाहर निकालूंगा ना उस पर्टिकुलर सॉलिड का, उसी को स्टडी करूंगा। इसको स्टडी कर लिया, इट मीन्स पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को, पूरे के पूरे सॉलिड को स्टडी कर लिया। सो हमको अगर पढ़ना है बुकिश लेवल में तो हम सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ सकते हैं। एमॉर्फस सॉलिड को पढ़ना आसान नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल लेवल में पढ़ा जा सकता है, एक्सपेरिमेंट कर करके आप वहाँ पे डिटेल्स को पढ़ सकते हो। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सिंस अरेंजमेंट आपका यूनिफॉर्म है, तो आप बेटा उसके छोटे से पार्ट को निकाल के पढ़ लिया, आपने सीख लिया, तो अल्टीमेटली आपने पूरे सॉलिड को सीख लिया। ठीक है ना? सो दे आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड: आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक सॉलिड? ऐसे सॉलिड जहां पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे आपके, कैटायन एंड एनायन। आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे आपके, कैटायन एनायन। वेरएस मेटालिक सॉलिड में क्या होंगे, इट इज कर्नल प्लस इलेक्ट्रॉन। अब आपने मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ी होगी, व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड? व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड? द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज कर्नल? कर्नल क्या होता है बेटा, बता दूं आप लोगों को। कर्नल इज बेसिकली आफ्टर removing the outermost electron, the leftover part, जो बचा पार्ट है, the leftover part is known as kernel। ये क्या चीज है सर? यार आपने जैसे आयरन का ब्लॉक उठाया, आपने आयरन का ब्लॉक उठाया ना, आयरन एक ब्लॉक, जब आयरन का एक ब्लॉक उठाओगे तो आयरन के ब्लॉक में भी एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। वही आयरन का ब्लॉक सॉलिड स्टेट का होता है, उसमें एटम्स क्लोजली पैक्ड है। क्यों भाई? कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है वहां पे उनके बीच में? अट्रैक्शन फोर्स है, तो उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड मींस क्या होता है, वो जो आयरन के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाते हैं, और वो मेटल कैटायन जो आयरन का कैटायन है, अब कैटायन नहीं बोलूंगा उसको मैं, उसका बेसिकली उसको बोलेंगे कर्नल, कि भाई उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, and that electron and cation, that kernel have attraction force, उसी को बोलते हैं metallic bond। The attraction force between the kernel and the outermost electron which is removed from the metal and metal, that attraction force is known as metallic bonding। तो इनके बीच में जो attraction force है किनके किनके बीच में, kernel plus electron के बीच में। ठीक है ना? अगेन इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना? चलो पहले और फर्स्ट समझते हैं। देन नेक्स्ट इज कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में आपके सिर्फ एटम्स होते हैं, जैसे एग्जांपल क्या आपके पास सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट, आयरन, सॉरी ग्रेफाइट बोल रहा हूँ, ग्रेफाइट, कार, डायमंड। डायमंड हैज कोवेलेंट बॉन्ड, वहाँ पे एटम्स के, वहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एटम्स कार्बन, और इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना?
फिर है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड जहां मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो। एग्जांपल क्या आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है आइस। आइस आपका किस में एग्जिस्ट करती है? सॉलिड स्टेट में, जहां पे H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जांपल है I2 सॉलिड। I2 सॉलिड क्या है? इनके बीच में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयोडीन। ये भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना? नाउ आयनिक सॉलिड्स आर बेसिकली आपका इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, लेकिन वो मोल्टेन स्टेट में या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। जबकि मेटालिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है बेटा, आयरन के ब्लॉक से करंट लग जाएगा, झटका लग जाएगा। आयरन के ब्लॉक को आपको कहीं सॉकेट ऑफ करंट से टच करोगे, कॉन्टैक्ट में आओगे, तो इट विल पास द करंट बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स है जो डायरेक्शन मूव करने लगते हैं। सो बेसिकली दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट सॉलिड्स आर इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्शन है आपका। एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर इंसुलेटर इन नेचर। एग्जांपल आपके सामने आयनिक सॉलिड का ये रहा। मेटालिक सॉलिड में कुछ भी डालो, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब क्या है? मेटालिक सॉलिड। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है? मेटालिक बॉन्ड है। ठीक है ना? कोवेलेंट सॉलिड में डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ग्रेफाइट। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का एग्जांपल आपके सामने है I2 सॉलिड या P4 सॉलिड या H2O सॉलिड, आइस। ठीक है ना? अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाला हूं, मेरा पूरा फोकस अभी आपके लिए ये होने वाला है मेटालिक सॉलिड में, जहां पे आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो एटम्स हैं, जो कर्नल है, उसका साइज पूरे लैटिस में सेम रहेगा। उसके एटम्स का साइज पूरा सेम रहने वाला है। और इसको पूरा समझने के बाद मैं आपको आयनिक सॉलिड में कन्वर्ट कर दूंगा पूरा चीजों को। ये दोनों ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, इट इज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन 11th स्टैंडर्ड। कौन सा चैप्टर है? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए। सो ये कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए। मेटालिक सॉलिड ये रहा बेटा, देखो जहाँ पे कैटायन है और कैटायन के बाहर जो, कैटायन नहीं बोलूंगा बेसिकली, इसको बोलूंगा बिकॉज यहाँ पे कैटायन का यूज करता हूँ जब उसके सामने कोई अनायन हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे मेटल कैटायन ही है, बट उसके सामने करस्पॉन्डिंग चीज इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कर्नल। सो इट इज कर्नल प्लस इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। कैटायन अनायन हो तो उनके बीच में क्या बोलेंगे? इसको आयनिक बॉन्ड। सिर्फ एटम्स हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट सॉलिड। और जब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हो, जैसे H2O का पूरा मॉलिक्यूल है और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो जिसके कारण वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है ना? सो आई थिंक ये पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है ना? जब भी आपका अट्रैक्शन फोर्स एक मेटल कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल कैटायन इज नोन एज देन कर्नल, KERNEL। वो वाला कर्नल नहीं, आर्मी वाला कर्नल नहीं, इट इज KERNEL। ठीक है ना? अब इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं जो मैं बाहर बहुत फ्रीक्वेंट यूज करूंगा। अब बेटा ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर ये टर्म्स आपको क्लियर नहीं है तो कल को मैंने एक टर्म पूछा, भाई व्हाट इज द यूनिट सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, आप घबरा जाएंगे। तो इन टर्म्स में आपका ग्रिप होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? ये टर्म्स आपको थोड़ा बहुत फील आना बहुत जरूरी है कि भाई इसका मतलब क्या एक्चुअली। अब आप मान के चलिए आप क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स की हम बात नहीं करेंगे, सो डील विद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उसमें भी जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मान के चलूंगा कि मैं मेटालिक सॉलिड पढ़ा रहा हूँ, जहां जो स्पीशीज है जिसका अरेंजमेंट कर रहा हूँ दैट इज व्हाट कर्नल, जिसका साइज शेप सब कुछ फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा, सबका सेम साइज है। अगर आयनिक सॉलिड पढ़ाऊंगा तो बेटा हो सकता है वहाँ पे कैटायन भी आएगा नाइन, जिनका साइज अलग होता है, लेकिन वो बाद में पढ़ाऊंगा जब मैं पूरा मेटालिक सॉलिड आपको पढ़ा लूंगा। सो बेसिकली मान के चले कि जो भी अरेंजमेंट करने वाला हूँ उस अरेंजमेंट में जो स्पीशीज है उसका साइज क्या है? सेम रहेगा पूरे अरेंजमेंट में। ठीक है? Now the first point is space lattice. What do you understand by space lattice? Space lattice, नाम की definition. The arrangement of lattice, the arrangement of points in a 3D in a space is known as space lattice. Definition क्या है? Regular three-dimensional arrangement of points. कुछ पॉइंट्स का अरेंजमेंट करना इन 3D इज नोन एज स्पेस लैटिस। क्या आपने उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एक स्पेस में 3D पॉइंट्स की मदद से दिखाया, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। ठीक है ना? ये और उनके जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट्स। दे आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ लैटिस पॉइंट्स। जो पॉइंट्स होते हैं जिनके पॉइंट्स की मदद से आप स्पेस लैटिस बना रहे हो, दोस पॉइंट्स आर नोन एज लैटिस पॉइंट्स। ठीक है ना? अब छोटी सी चीज बता दूं बस आप लोगों को कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे आगे जाके। आगे जाके समझना, ये लैटिस पॉइंट नाम की कोई चीज नहीं होती सॉलिड में। क्यों सर? यार अल्टीमेटली सॉलिड्स, व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड्स?
सॉलिड वो चीज होती है जहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम, दैट इज 0। तो बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा, एक तरह से एक रिप्रेजेंटेशन है, इट्स वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कि भाई मैं आपको सिर्फ उस पार्टिकल्स के बीच का सिर्फ सेंटर दिखा रहा हूँ। एक्चुअली आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग द होल पार्टिकल। अगर मैं होल पार्टिकल प्रेजेंट करूंगा तो मैं पूरा सर्कल ड्रॉ करूंगा, लेकिन मेरे को सिर्फ समझाना है कि भाई स्ट्रक्चर कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है, सिर्फ इतना ही दिखाना है। तो मैं वो पूरा का पूरा पार्टिकल को बना के ज्वाइन कर करके नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज मेरे लिए ड्रॉ करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो बेसिकली मैं एक पूरे एटम को, एक पूरे कैटायन को या पूरे अनायन को, आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ डॉट, एक पार्टिकल, एक छोटे से सर्कल के थ्रू मदद दिखाऊंगा। बट एक्चुअली दैट इज नॉट अ एटम, बिकॉज सॉलिड्स में तो एटम्स के बीच के डिस्टेंस क्या होता है, 0। तो बेसिकली एक्चुअल अरेंजमेंट कुछ ऐसा ही है। मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए आई एम रिप्रेजेंटिंग दोस एज अ पॉइंट। तो मैंने नोट के फॉर्म में एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए, इन सॉलिड्स द इंटर मॉलिक्यूलर एटॉमिक डिस्टेंस इज मिनिमम, दैट इज दे टच ईच अदर, वो एक दूसरे को टच करते हैं। बट फॉर द सिंप्लिसिटी वी रिप्रेजेंट जस्ट द सेंटर्स ऑफ एटम, हम उनके सिर्फ सेंटर दिखाना चाह रहे हैं, हम सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए, कि एक्चुअली हमको बहुत इजीली हम एक छोटा सा उसका पार्ट निकाल पाए या फील कर पाए, इसलिए हम उसके सिर्फ उसके सेंटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब स्पेस लैटिस से कुछ रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट्स, कि ईच पॉइंट इन अ स्पेस लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट। हर एक पॉइंट जो स्पेस में अरेंजमेंट किया आपने, तो उसका हर एक पॉइंट इज नोन एज लैटिस पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। ठीक है ना। नाउ ईच लैटिस पॉइंट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द सॉलिड, इट कैन बी एटम आल्सो, इट कैन बी आयन। एटम कब होगा, जब कोवेलेंट सॉलिड होगा। इट कैन बी आयन, आयन कब होगा, जब वो मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉरी, जब वो आयनिक सॉलिड होगा, या फिर जब वो मेटालिक सॉलिड होगा। मेटालिक सॉलिड में भी तो बेटा वो आयन रहेगा। और इट कैन बी मॉलिक्यूल आल्सो, भाई कोवेलेंट सॉलिड रहा, सॉरी, मॉलिक्यूलर सॉलिड रहा, तो इट कैन बी मॉलिक्यूल। सो ईच लैटिस पॉइंट कैन बी एनीथिंग, इट कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द कौन सा सॉलिड पढ़ रहे हो। ठीक है ना। और लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्रिक क्रिस्टल। अब इन लैटिस पॉइंट्स को आप स्ट्रेट लाइन की मत, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लाइन मत बनाना, ठीक है ना। इन लैटिस पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से अरेंज करते हैं टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री की, पर्टिकुलर इस क्रिस्टल की ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, उन लैटिस पॉइंट्स को अरेंज करके हम पता करते हैं। ठीक है। नो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म इस चैप्टर का, दैट इज यूनिट सेल, जो आपको खोपड़ी खाएगा पूरे चैप्टर में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिट सेल? यूनिट सेल से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ सॉलिड, सुना बेटा, एक सॉलिड को पढ़ने के लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वी हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ atoms, yeah, I can say that particles, because it can be atom also, it can be cation also, it can be anion also, it can be cation also, it can be anything. So we have a regular arrangement of particles. उस रेगुलर अरेंजमेंट के कारण अगर मैं उस सॉलिड में से एक छोटा सा पार्ट कुछ ऐसा बाहर निकाल लूं, जो अल्टीमेटली सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, नॉट आई एम नॉट सेइंग द बिगर पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड, जिसको मैं रेगुलरली पूरे रिपीट करते जाऊं पूरा, उस एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो मैं उसको इंटायर सॉलिड का शेप आ जाए, दैट छोटा पार्ट इज नोन एज यूनिट सेल। इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन इन एनी क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टल में, किसी क्रिस्टल बेसिकली सॉलिड, किसी भी सॉलिड का एक छोटा सा पार्ट जो बार बार रिपीट हो रहा हो, जिसको मैं ले लूं तो पूरे ज्योमेट्री में वो ज्वाइन करते जाऊं, तो मेरे को पूरा का पूरा सॉलिड दिख जाए, ऐसे छोटे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। अगर आपने इस यूनिट सेल को पढ़ लिया, तो आपने पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस पढ़ लिया। अल्टीमेटली वो यूनिट सेल ही है जो पूरा प्रॉपर पूरी सॉलिड को समझा देगा। तो आपको इस यूनिट सेल को, हम पूरे चैप्टर में बस अब यूनिट सेल को पढ़ेंगे, कि मैं बस इस पूरे सॉलिड का एक छोटा सा यूनिट सेल निकाला मैंने, उसको पूरा स्टडी किया, अच्छा इसका ये ज्यादा है, इसका ये कम है, बस ये पढ़ने वाले हैं। और इस यूनिट सेल को उठा के मैं स्टडी एनालाइज करूंगा। बट वो यूनिट सेल आपको ढूंढना आना चाहिए, बट वो यूनिट सेल भी हम ढूंढ के आपको दे देंगे, भाई इसका यूनिट सेल ये, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यूनिट सेल रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ होल मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को, सॉरी, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ होल क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी कौन बता देगा, यूनिट सेल। यूनिट सेल्स आर जॉइंड टुगेदर इन स्पेस विदाउट एनी गैप। अब उन यूनिट सेल को मान अगर आपको मिल गया, तो उस यूनिट सेल को आप स्पेस में ज्वाइन करते जाओ ऐसे, तो आपको इंटायर क्रिस्टल मिल जाएगा विदाउट एनी गैप। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ही रहो बेटा, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है, लैटिस पॉइंट्स है। मैं आपसे बोलूं भाई मेरे को एक सबसे स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट दे ढूंढ के,
जिसको मैं स्टडी कर लूँ, तो बेटा मैंने पूरे स्टडी को स्टडी कर लिया। तो यहाँ पे एक सबसे स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट आपके लिए क्या रहेगा, ये आप यहाँ एक्स एक्सिस में गए, ये वाई एक्सिस में गए, ये जेड एक्सिस में गए, और दिस इज योर यूनिट सेल। अब देखो ये पार्ट पूरा रिपीट हो रहा है पूरी जगह। आपने अगर इस पार्ट को स्टडी कर लिया तो आपने पूरे पूरे मॉलिक्यूल को, सॉलिड को स्टडी कर लिया। आपको बस इस पे फोकस करना है, वो पूरे सॉलिड पे फोकस आपको करना है। और इस चैप्टर में हम सिर्फ यूनिट सेल पे ही फोकस करने वाले हैं। क्या सबको क्लियर है? ध्यान रखना बच्चा पार्टीज, ये सिर्फ पॉइंट नहीं बेटा, अल्टीमेटली ये पूरा सेंटर है ना। हो सकता है ये कुछ ऐसा हो, ये एक्चुअली कुछ ऐसा है, ठीक है ना। वो तो हम सिर्फ पॉइंट्स, उसके सेंटर्स दिखाते हैं, कोई भी पार्टिकल का सिर्फ सेंटर दिखाते हैं, बट एक्चुअली वो एटम्स जो है आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तभी तो सॉलिड है, ठीक है। Now there are two types of unit cell। अब इसको यूनिट सेल को बस कंप्लीट करके सेशन को खत्म करता हूँ, बोरिंग ना हो जाए आप लोगों के लिए। सर ये यार एक ही क्लास में तक कुछ पढ़ा रहे हो सर, ठीक है ना। देखो मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत बहुत शानदार पीपीटीज बना के लाया आपके लिए सेशन के लिए। जस्ट आई वांट टू गिव अ लुक, मैं आपको लुक देना चाह रहा हूँ कि भाई आपका मोटिवेशन बना रहे। मैं चीज़ों को आसान करने के लिए इतने डायग्रामेटिक फॉर्म में चीज़ों को ला रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप कोई भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आए। जैसे ये सब, इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक बार आपने थोड़ा सा इमेज, आपकी पिक्चर दिमाग में बैठ गई, आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट्स हैं जो मैं फोकस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। बट इन रिजल्ट्स को याद करने की थोड़ी सी पिक्चर तो है जो आपके दिमाग में बन जानी चाहिए, जिससे आपको रिजल्ट्स याद रहें। फिर रिजल्ट्स याद हो जाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा बेटा, एकदम टाइम पास चैप्टर हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। सो आई हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो प्लीज मेक श्योर कि आप थोड़ा चीज़ों को सुने, समझने की कोशिश करें, सो दैट आपको चीज़ें आगे जाके बहुत आसान हो जाए, ठीक है ना। Now there are two types of unit cell। यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं, एक होती है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरी होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। एक ऐसी यूनिट सेल होगी जिसको बोलते हैं सिंपल, ठीक है ना, और एक होगा सेंटर्ड। सिंपल यूनिट सेल मीन्स क्या होगा, आपने जो यूनिट सेल निकाला उसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसके सिर्फ बाउंड्रीज में है, उसके सिर्फ कॉर्नर्स में है, उस यूनिट सेल के कॉर्नर्स में है, ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल। लेकिन अगर आपने जो क्रिस्टल लैटिस में जो लेट्स आपने यूनिट सेल एक्सट्रैक्ट किया, उसमें जो एटम्स हैं कहीं ना कहीं सेंटर में लाई कर रही हैं। अब किसके सेंटर में, उसके कारण इसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा। द सेंटर्ड यूनिट सेल आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एज सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, कि भाई किसके सेंटर में पार्टिकल्स हैं। सो बेसिकली व्हेन द एटम्स आर अरेंजमेंट ओनली इन कॉर्नर्स, ऐसा यूनिट सेल जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स में पार्टिकल्स हैं और कहीं नहीं। भाई मैंने सॉलिड को उठाया, सॉलिड का क्रिस्टल लैटिस उठा रहा था, तो उसका मैंने यूनिट सेल निकाला, तो उसमें सिर्फ एटम्स मेरे को सिर्फ कहाँ मिले, कॉर्नर्स में मिले, कहीं किसी के सेंटर पेंटर में नहीं आए। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सिंपल, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। और अगर आपको एटम्स में, उसमें एटम्स का अरेंजमेंट कॉर्नर के साथ साथ किसी के सेंटर पे मिला, अब किसी के सेंटर या तो उसके फेस के सेंटर पे, भाई सॉलिड के फेस, उस यूनिट सेल के फेस के सेंटर में, या तो यूनिट सेल के सेंटर पे, या तो यूनिट सेल की एज के सेंटर पे। व्हाट इज एज, उसकी जो लेंथ होती है एज के सेंटर पे, तो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन और हो जाएगा। सो व्हाट इज सिंपल और यूनिट सेल? सिंपल यूनिट सेल इज बेसिकली अ यूनिट सेल इन विच द एटम्स और पार्टिकल्स आर अरेंज्ड ओनली एट अ कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर में हो, ठीक है। अब आप लोग इस चीज को सुन लेना बेटा, सर आपने सिर्फ क्यूब क्यों बनाया? अब शेप तो सर हो सकता था कि हेक्सागोनल शेप मिलता, क्यूबॉइडल शेप मिलता। ये चैप्टर में आपको जो यूनिट सेल को पूरा इन डेप्थ पढ़ना है, दैट इज क्यूबिक यूनिट सेल। 7 टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल अरेंजमेंट्स आपको यूनिट सेल मिलेंगे, 7 टाइप के। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, जिसको हम बोलेंगे ब्रेवाइस लेटिस। बट उन 7 टाइप्स में सिर्फ और सिर्फ आपको क्यूबिकल पढ़ना है। तो बेटा मैं डायग्राम पे भी सिर्फ क्यूबिकल लाया हूँ, बट जरूरी नहीं कि ऐसा ही रहे। भाई कुछ अरेंजमेंट ऐसा हो गया तो भी दैट इज ऑल्सो अ सिंपल यूनिट सेल, कि भाई आपको, ठीक है ना। और इसमें एटम्स कहाँ रेंज है, सिर्फ बाउंड्री में, इसको भी क्या बोलूंगा मैं, सिंपल यूनिट सेल। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जरूरी नहीं है कि भाई आपको सिर्फ क्यूबिकल यूनिट सेल रहे, बट हाँ इस चैप्टर में भी अगर बिल 95%, तो मैं आपको लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अ यूनिट सेल कैन बी ऑफ एनी शेप, अ यूनिट सेल कैन बी ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का हो सकता है। ध्यान रखना, बताऊंगा कितने टाइप के शेप्स मिलने वाले हैं, बट सिंस
95% of this chapter covers cubical unit cell. तो देयरफॉर मैं आपके सामने यही डायग्राम बना के लाऊंगा बस, ठीक है ना। मैं आपके सामने वो रोम्बोहेड्रल या हेक्सागोनल या ट्राइक्लिनिक ये सब शेप्स, पहली बात कॉम्प्लेक्स शेप्स भी हैं जो कि बनाना नहीं मेरे को, ना मेरे को आपको भी बनाना है, आपको प्रैक्टिस नहीं करना बट इनकी डिटेल्स याद करनी है। हाँ, बट आपको पढ़ना सिर्फ कौन सा है, क्यूबिकल यूनिट सेल, ठीक है ना। then next comes the centered unit cell, a unit cell in which the particles are present at the centers along with the corners, corner के साथ साथ, corner में तो रहेंगे, centers भी present हो। So based on the arrangement, there are three types of centered unit cell: body centered, face centered, and end centered. So what do you understand by body centered? जब पूरे क्रिस्टल के सेंटर पे हो, a unit cell in which the particles are present at corner as well at the body center. जैसे unit cell के देखो एकदम body center बीच में है, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगेन आपके मन में डाउट आने से, क्या सा यूनिट सेल हमेशा क्यूबिकल शेप का होता है क्या? नहीं, लेकिन हाँ हमको इस चैप्टर में सिर्फ क्यूबिकल यूनिट सेल पढ़ना है, बिकॉज क्यूबिकल यूनिट सेल इज द मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल। सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है, वो तो हमारे लिए आसान है। और आपकी आप बेटा आप पढ़ रहे हैं सिर्फ 12th स्टैंडर्ड, आप फर्दर ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स शेप्स को पढ़ना पड़ेगा कि भाई और कितने टाइप के पॉसिबल यूनिट सेल्स हैं और उनके हर एक की ज्योमेट्री और हर एक के पैरामीटर्स को पढ़ना पड़ेगा। बट अभी आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, तो आपके सामने सबसे सिंपल यूनिट सेल है जिसका नाम है क्यूबिकल यूनिट सेल। तो मैंने डायग्राम में भी सिर्फ कौन सा बना के लाया आपके लिए, सिर्फ क्यूबिकल यूनिट सेल ड्रॉ किया है, जहां पे आपका जो यूनिट सेल है उसका शेप कैसा है, क्यूबिकल शेप का है। नेक्स्ट कम्स दी फेस सेंटर। अच्छा मैं आपसे पूछूं, अगर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स कितने हैं, व्हाट हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर, कितने पॉइंट्स हैं? सो आप बोलोगे लैटिस पॉइंट्स कितने हैं, 8 कॉर्नर है और एक बॉडी सेंटर, इसको बोलेंगे 9। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें कितने लैटिस पॉइंट्स हैं, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, इट इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, उस लैटिस में कितने पॉइंट्स हैं आपके अरेंजमेंट के, ठीक है ना। देन नेक्स्ट कम्स द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर मीन्स उस लैटिस के हर एक फेसेस में अगर आपके सेंटर, फेस के सेंटर में आपको मिल जाए पार्टिकल्स, ऐसे यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगेन सर आपने क्यूबिकल क्यों लाया, बिकॉज हमारा पूरा चैप्टर सिर्फ क्यूबिकल यूनिट सेल से डील करने वाला है। आगे जाके आपको बताऊंगा 7 टाइप्स ऑफ पॉसिबल क्रिस्टल अरेंजमेंट्स आर देयर, बट वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम, ओनली क्यूबिकल सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपसे पूछूंगा लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं, तो 8 तो कॉर्नर पे है, प्लस 6 मेरे इसके फेसेस हैं, और हर एक फेस में, एक ऊपर वाला फेस, ये नीचे वाला फेस, ये यहाँ साइड वाला फेस और ये आगे पीछे वाला फेस, 8 + 6 14। नेक्स्ट आता है आपका एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड, व्हाट इज एंड सेंटर्ड, अ यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज टू अपोजिट फेसेस ऑफ द टू अपोजिट साइड्स, टू अपोजिट फेस सेंटर्स। ऐसे अरेंजमेंट जहां पे एटम्स आपके कॉर्नर के साथ साथ दो अपोजिट फेसेस में हो, किसी भी दो अपोजिट फेस में हो सकता है, ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड सेंटर्ड में लैटिस पॉइंट्स कितने हो गए आपके, 8 + 2 10, ठीक है ना। दो अपोजिट फेसेस में आपके के सेंटर्स में आपके अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं एंड सेंटर। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। इतने ही टाइप के सिर्फ यूनिट सेल हैं, ओनली 4 टाइप्स। सिंपल, फिर सेंटर्ड के 3 है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर और एंड सेंटर्ड। इतने ही टाइप्स के हमको यूनिट सेल पढ़ना है। इसमें भी सिर्फ हम, और इन सभी टाइप्स को हम सिर्फ किस में कवर करेंगे, सिर्फ यूनिक क्यूबिकल यूनिट सेल पे। हमारा जो स्पेस लैटिस में जो यूनिट सेल एक्सट्रैक्ट होगा वो सिर्फ क्यूबिकल शेप का ही होगा, ना ही हेक्सागोनल, ना ही क्यूबॉइडल, ना ही रोम्बोहेड्रल। मतलब इनके बीच में जो इनके एक्सिस हैं, इन एक्सिस के बीच में एंगल कितना रहेगा, हमेशा 90 डिग्री। इस पार्ट को समझने की कोशिश करो। हमारा चैप्टर इसलिए बार बार मेरे डायग्राम में सिर्फ क्यूब बन के आ रहे हैं, ठीक है ना। सो आज के सेशन को ही खत्म करता हूँ, बोरिंग ना हो जाए। एक टर्म और है, बस डिफाइन कर दे रहा हूँ, व्हाट डू मीन दैट, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को एक और नाम बोला जाता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नंबर, नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। उस पर्टिकुलर पार्टिकल के सबसे नियरेस्ट नेबर कितने हैं। जैसे आप, मैं जहाँ रहता हूँ, तो जैसे मान लीजिए मेरा, मैं लेट्स से एक बिल्डिंग में रहता हूँ, मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, बिल्डिंग में लेट्स से जिस पर्टिकुलर फ्लोर में रहता हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर में हूँ, तो उस फर्स्ट फ्लोर में मेरे जो घर को अटैच करते हुए कितने रूम्स, कितने हॉल्स, कितने रूम्स और हैं। सो आई कैन से मेरे फ्लोर में से 2 रूम और हैं,
सो बेसिकली माय नेबर्स आर कितने, मेरे कितने नेबर हो गए, 2 नेबर, ठीक है ना। आप मान लीजिए किसी बिल्डिंग, आप लेट्स से आपके घर में रहते होंगे, आपका घर होगा बकायदा, तो आपके लेफ्ट में एक घर होगा, सामने एक घर होगा, पीछे एक घर होगा, सामने भी लेट्स से घर है, आप बीच में रहते हो, तो आपके कितने नेबर्स हो गए, 4। अगर सामने रोड है तो आपके लेफ्ट राइट और पीछे भी घर है, तो आप बोलोगे सर आपके नेबर्स कितने होंगे, 3। आपके नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे, 3, ठीक है ना। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स टचिंग अ पर्टिकुलर पार्टिकल, एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल्स डायरेक्टली टच कर रहे हैं, दोस दैट नंबर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। आपको बताया बेटा ये सॉलिड है, हम यहाँ पे आप एटम्स को ऐसा ये छोटा छोटा मत समझ के चलना बेटा, ये एक्चुअली दे आर बेसिकली ये इतने बड़े शेप के हैं कि आपस को अपने को टच कर रहे हैं। सिंपलिसिटी के लिए मैं आपको सिर्फ अपने डायग्राम इतना कॉम्प्लेक्स हो जाए कि आपको समझेगा ही नहीं बस इसके लिए मैं छोटा छोटा उनका सिर्फ सेंटर बना रहा हूँ, बट एक्चुअली दे आर लाइक दिस कि वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं ऐसे, समझ में आ रहा है क्या। तो ये दिस टर्म इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, कि एक पर्टिकुलर एटम को कितने, एक पर्टिकुलर पार्टिकल को कितने पार्टिकल डायरेक्टली टच कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा बोलते हैं कि हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, सर वो कंट्रीज जो इंडिया के साथ बॉर्डर को शेयर कर रही है, जो कि इंडिया को टच कर रही हैं, जैसे हम बोलते हैं ना पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार और ये बांग्लादेश, those are called by neighboring countries because these countries are touching the India, वो इंडिया की बाउंड्री को टच कर रहे हैं, बस वही चीज है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, एक पर्टिकुलर पार्टिकल को एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कितने लोग टच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, कितने नियरेस्ट नेबर है कोऑर्डिनेशन नंबर, बोथ आर दी सेम थिंग्स। यहाँ पे इस चीज को निकालने में बच्चों की हो जाती है हालत खराब, रट्टा मार के जाते हैं। मैं आपको बहुत ही शानदार टेक्निक देने वाला हूँ, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं आपको फील कराऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत तगड़ा रिजल्ट है जो आपको देने वाला हूँ। सो विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। एंड मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें, बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट भी हमको जरूरी है। एंड वी नो दैट अल्टीमेटली मेरा पर्पस है कि मैं आप सभी बच्चों तक कनेक्ट हो सकूं, सभी बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा सकूं, ये मेरा मतलब मेन टारगेट है कि मैं कहीं ना कहीं से आप लोगों को कहीं हेल्प कर सकूं। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू कैन डाउनलोड द नोट्स, मैं नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड करूंगा, विच इज t.me/abhaychemistry, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। एंड प्लीज डू सपोर्ट आवर चैनल ऑल्सो, ठीक है ना। सो आज की क्लास में यहीं पे अलविदा लूंगा, बहुत बोरिंग हो गई बिकॉज सॉलिड स्टेट नो डाउट भाई थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, तो यू हैव टू बी पेशेंट, सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर में मजा नहीं आएगा, बट यू हैव टू बी पेशेंट बिकॉज स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया, स्कोरिंग टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए सो आज यहाँ पे अलविदा लेता हूँ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन टुमारो। तब तक के लिए आप लोग प्लीज घर पे रहें, सेहतमंद रहें और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, ठीक है।